नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में आज क्या बड़ी खबर रही है उसको लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला आज चिट्टे के मामले में जो भी लोग आरोपी हैं, जो चिट्टा बेच रहे हैं, चिट्टा ले रहे हैं, वो अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये आज कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ है। इसको लेकर के इसी जो बजट सत्र चला हुआ है इसमें राज्य सरकार जो है वो एक्ट लाने जा रही है। हालांकि विधेयक पहले पारित किया जाएगा, उसके बाद वो एक्ट के लिए जो है वो राज्यपाल के पास जाएगा और उसके बाद इसी पंचायत चुनाव में जो ये लोग हैं जो चिट्टा बेच रहे हैं, जो चिट्टा में कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये बड़ा फैसला सरकार ने आज लिया है। इसके अलावा बताएंगे आपको प्रदेश में अब पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं जो है वो सेस लगाने जा रही है पेट्रोल डीजल पर, और ये जो सेस है विधवा और अनाथ बच्चों के लिए जो पैसा सरकार इससे कमाएगी, जो बनेगा पैसा वो इन्हीं पर खर्च किया जाएगा और इसका क्या इंपैक्ट रहेगा वो भी इसी में हम आपको बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबर है पंचायत चुनाव पर, जो बड़ी खबर हमारे पास है। अब किसी भी वक्त पंचायत चुनाव का रोस्टर आ सकता है, ये भी बड़ी खबर आपको इस पर विस्तार में बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों से हिमाचल प्रदेश की सैर पर आने वाले टूरिस्ट पर थोड़ी सी महंगाई की मार पड़ सकती है। हिमाचल सरकार ने आज विधानसभा में पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्तित कर संशोधन विधेयक 2026 विपक्ष के विरोध के बावजूद ध्वनि मत से आज विधानसभा में पारित हो गया। दरअसल कांग्रेस सरकार अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए रेगुलर इनकम जुटाने के उद्देश्य से ईंधन पर अनाथ और विधवा सेस लगाने जा रही है। अब इस विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, क्योंकि ध्वनि मत से पारित हो गया है, क्योंकि संख्या अधिक है कांग्रेस के विधायकों की। राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बनकर लागू हो जाएगा। इसके बाद प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अधिकतम देखिए 2 रुपए से न्यूनतम 2 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक जो है वो प्रति लीटर इसकी वृद्धि हो सकती है, यानी ये महंगा हो जाएगा। सदन में आज इस विधेयक पर चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी ने 5 रुपए कीमत का विरोध किया बढ़ाने का। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में कहा कि पहले ही पेट्रोल बहुत महंगा है, 5 रुपए और सेस लगाकर पेट्रोल 100 से ऊपर और डीजल 90 रुपए के आसपास पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इतना सेस लगाना तर्कसंगत नहीं है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जैसी बात कर रही है। उन्होंने कहा कि अनाथ एवं विधवाओं के लिए लगाए गए सेस का विरोध गलत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल बीजेपी नेता केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करवाएं। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते शुक्रवार को विधानसभा में ये जो विधेयक है वो पेश किया था। आज इसे चर्चा के बाद पारित किया गया, ध्वनि मत से पारित हुआ है। हालांकि सरकार का दावा है कि सेस की वसूली पेट्रोल डीजल सोर्स संचालकों से ही की जाएगी। सरकार दावा कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर न केवल आम आदमी पर बल्कि किसानों, बागवानों और हर साल हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर आने वाले करोड़ों से अधिक जो टूरिस्ट है उन पर भी पड़ेगा। एक साथ 5 रुपए तक की प्रति लीटर की बढ़ोतरी जो है वो कहीं ना कहीं जो सेब हैं और किसान हैं और जो ढुलाई जो है वो प्रदेश में महंगी हो सकती है। लेकिन अब देखना पड़ेगा। सरकार तो दावा कर रही है कि हम जो सोर्स जो पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां जो सोर्स है उस पर जो है वो टैक्स लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब उन पर लगाएंगे तो स्वाभाविक है वो फिर जनता से वो पैसों की वसूली करेंगे और 100 रुपए से ऊपर फिर जो पेट्रोल है वो प्रदेश में हो जाएगा। जब ये अब जो है वो राज्यपाल इसको मंजूरी दे देते हैं फिर एक्ट बन जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं जो है वो राज्य सरकार आगामी समय में जो पेट्रोल डीजल है प्रदेश में वो महंगा हो सकता है। इसके अलावा शून्यकाल के दौरान विधायक सुरेश कुमार द्वारा उठाए गए खाली पड़े भवनों के मामले पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एक रिप्लाई किया है और इस रिप्लाई में जो उन्होंने बड़ी बात कही है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी ऑफिस किराए के भवन में चल रहे हैं उन्हें वहां पर सरकार के खाली पड़े भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। यानी प्रदेश में जो दफ्तर कहीं ना कहीं अभी प्राइवेट, चाहे वो किसी की प्रॉपर्टी है, उसमें चल रहे हैं। सीएम ने आज ये ऐलान कर दिया है। उन्होंने रिप्लाई तो दिया ही, लेकिन सीएम ने कहा है कि जो ऐसे भवन है जो खाली है अब वहां पर जो है वो ये जो सरकारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में चल रहे हैं कार्यालय वहां पर शिफ्ट होंगे, सीएम ने कहा है। इसके अलावा आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बजट पेश किया था उस पर जो है वो जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बजट अनुमान को कहते हैं उनका प्रतिनिधि जयराम ठाकुर ने आज कहा कि सीएम ने इस बार 4 घंटे 9 मिनट और 33 सेकंड का बजट भाषण जो है पढ़ा है। बजट में कुछ नहीं था, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसलिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट भाषण को लंबा करने का तरीका उन्होंने निकाला और इस बार बजट भाषण से पहले कई परंपराएं बदली है। इस बार मुख्यमंत्री ऑल्टो कार में नहीं आए, उन्होंने आरोप लगाए। इस बार बजट भी चरणबद्ध तरीके से 2 चरणों में चला, जिसमें पहली बार लंच ब्रेक लिया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बजट का जो आकार है उसको बढ़ने की बजाय कम किया गया। ये पहली बार प्रदेश के इतिहास में हुआ है कि जो बजट का आकार हमेशा बढ़ता है उसको जो है वो कम किया गया है। पहली बार हुआ है कि बजट का आकार बढ़ने के बजाय बजट कम हुआ है। सरकार के पास विकास के लिए पैसा नहीं है, सच्चाई यही है, इसमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए, उन्होंने आरोप लगाए हैं। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद हिमाचल को आरडीडी के रूप में 89,000 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। वहीं मनमोहन सिंह की सरकार में हिमाचल को आरडीजी का 18,000 करोड़ ही मिला। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 72,000 करोड़ अधिक दिए हैं। हिमाचल के साथ अन्याय तब हुआ था या अब हुआ है, ये जनता जानती है। उन्होंने जो है वो कहा कि आरडीजी अगर दी है तो वो केंद्र की मोदी सरकार ने दी थी अधिक, और उस वक्त जब एनडीए के अलावा यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की, उस वक्त तो जो है बहुत कम पैसा मिलता था। तो ऐसे में ये कहना कि आरडीजी ग्रांट से जो है वो सब कुछ जो है तबाह हो जाएगा, लेकिन उस वक्त जब कि अपनी सरकार थी तो अपनी सरकार में इनको बहुत कम पैसा मिलता था, ये इन्होंने कहा है। अब प्रश्नकाल की बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से बड़े विषय हैं जो आज प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में उठे हैं। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार, इन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में सवाल पूछा। ये हर विधानसभा जो सत्र होता है उसमें ये जरूर सवाल पूछते हैं। अब देखिए इस पर रिप्लाई क्या आया है सीएम सुक्खू का। जिन्होंने कहा, सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 महीनों में 1171 स्थानांतरण हुए हैं, जिनमें संबंधित कर्मचारियों ने आपसी स्थानांतरण की सहमति दी, और लेकिन ये स्थानांतरण भी प्रस्ताव पटली नीति जो पहले से नीति आ रही है उसी अनुसार हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पद स्थापन के संबंध में सामान्य प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ट्रांसफर पॉलिसी पर कानून बनाने पर विचार किया जा सकता है। तो बात वही है कि भविष्य में बनाएंगे, लेकिन अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। इसके अलावा ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, इन्होंने आज सवाल पूछा कि जो बायोमेट्रिक हाजिरी है इस पर उन्होंने सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार द्वारा निदेशालय स्तर पर बायोमेट्रिक हाजिरी का प्रावधान किया गया है। गत 3 वर्षों में विभिन्न विभागों के निदेशालय स्तर के कोई भी अधिकारी बिना अनुमति कार्यालयों से अनुपस्थित नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी विभाग के निदेशालय स्तर के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध बिना अनुमति अनुपस्थित रहने एवं सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। यानी इस पर जो सवाल पूछा था उसका सीएम ने जवाब दिया है। इसके अलावा भाजपा विधायक सुधीर शर्मा द्वारा हिम बस कार्ड पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए हिम बस कार्ड बनाने का फैसला इसलिए लिया गया है कि एचआरटीसी की बसों में बाहरी राज्यों से भी लोग सफर करते हैं, महिलाएं सफर करती है। हिमाचल में सरकारी बसों में सफर करने वाले सभी महिलाओं को हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य इसलिए किया गया है ताकि और राज्यों की महिलाएं ना जो है सफर करें फ्री में, और इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च तय की गई है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बन रहे हिम बस कार्ड के मामले में जो है सरकार अभी समीक्षा करेगी और संभावना है कि बच्चों को राहत मिलेगी। तो कुल मिला के देखें, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो अभी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं अभी हिम बस कार्ड बनाना पड़ रहा है, लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार ये चाह रही है कि जो बच्चे हैं जिसे 200-250 रुपए देने पड़ते हैं इसको बनाने के लिए, जो 200-250 रुपए है, सरकार ये चाह रही है कि ये जो बच्चे हैं ये फ्री में ही जो है वो इनको सफर दिया जाए, कार्ड बनाने की जरूरत ना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो आज सीएम एक जो संकेत है डिप्टी सीएम ने वो दिए हैं। अब बात कर लेते हैं एक और प्रश्न की। विधायक त्रिलोक जम्वाल के प्रश्न के उत्तर का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोगों को शुद्ध पेयजल, उन्होंने शुद्ध पेयजल का सवाल पूछा था, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को सरकार ने इस बार बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं प्रदेश में पानी की शुद्धता जांचने को 72 लेबोरेटरी हैं, जिसमें 60 लेबोरेटरी मान्यता प्राप्त है। यानी जो बजट पानी पे खर्च होगा, यानी बजट अच्छा जो गांव हैं वहां पर भी अच्छा पानी मिले और कह सकते हैं साफ पानी मिले, इस पर सरकार हजारों करोड़ खर्च करेगी। और लेबोरेटरी का सवाल पूछा था, लेबोरेटरी का जवाब इन्होंने दे दिया है।
इसके अलावा शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति और वन विभाग के विश्राम गृह में दी जाने वाली खाने पीने और सफाई की व्यवस्था को आउटसोर्स किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश में जो भी रेस्ट हाउसेज हैं उसका जवाब जो सीएम ने आज दिया है, ये बहुत बड़ी खबर है कि आउटसोर्स किया जा सकता है। अब इसमें आउटसोर्स क्या होगा बता दें आपको। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में यह घोषणा करते हुए कहा कि अभी कई विश्राम गृह में खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं होने से अतिथियों को दूर जाकर इसका इंतजाम करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाने पीने के अलावा साफ सफाई और विश्राम गृह की जो सौंदर्यकरण का जो काम है वो आउटसोर्स किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही नीति बनेगी। तो ये मान के चलिए कि अब जो आपके रेस्ट हाउसेज है वहां पर कई बार ऐसा होता है कि जो आते तो हैं गेस्ट वहां पर, लेकिन वहां व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती है कि उनको अच्छा खाना वहां पर दिया जाए। तो इसमें अब ये कह रहे हैं कि हम जो है वो इसको अब आउटसोर्स करेंगे, ये आज सरकार ने कहा है। इसके अलावा अन्य खबरों की बात कर लेते हैं। विधानसभा सत्र से पहले ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और इस बैठक में 4 बड़े निर्णय लिए गए हैं। हालांकि निर्णय और भी है, लेकिन 4 बड़े निर्णय आपको बता दें। और इसमें जो सबसे बड़ा निर्णय है, 151 सीबीएसई स्कूलों में 2068 शिक्षकों को रखा जाएगा। एक तो ये तय हो गया है और सारे शिक्षक जो है वो अभी चली हुई है इनकी भर्ती प्रोसेस। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, नेरचौक और आईजीएमसी शिमला में बायोफिजिक्स विभाग को जो है वो शुरू किया जाएगा। इसके अलावा नाहन मेडिकल कॉलेज ये सुर्खियों में रहा है जी। ये शहर से बाहर बदलने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट भी कैबिनेट बैठक में रखी गई और इस रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। इसके बाद अब नाहन मेडिकल कॉलेज शहर से बाहर स्थानांतरित होगा। खाड़ी देशों में चल रही है बड़ी खबर है जी। आपको मालूम है इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चला हुआ है, तो ऐसे में खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध पर भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज चर्चा की गई है। अब यह निर्णय सरकार ने लिया है कि एलपीजी की किल्लत ना हो। इसमें अब क्या है कि पाइपों से भी सभी प्रमुख शहरों के लिए घरेलू गैस की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। सभी पेट्रोलियम कंपनियों को इस बारे में सुविधाएं देने पर मंत्रणा हुई है। विशेषकर भूमि अधिग्रहण के मामलों में पेट्रोलियम कंपनियों को सहयोग करने के मामले पर चर्चा हुई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज एक अनौपचारिक चर्चा हुई है एंट्री टैक्स को लेकर, जिसका जो है विरोध हो रहा है बड़े स्तर पर। भाजपा विरोध कर रही है, मगर इस पर आज फैसला नहीं हुआ है। इस टैक्स को ग्रीन टैक्स या किसी रूप में जो है वो किस रूप में लगाया जा सकता है और इसका कितना लाभ प्रदेश के कोष में होगा, इस पर प्रस्तुति दी गई। मध्य प्रदेश में नगर पंचायत व नगर परिषदों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव डायरेक्ट नहीं होंगे। कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई। कैबिनेट में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा तो हुई, लेकिन अधिकांश मंत्रियों ने सीधे चुनाव के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ऐसे में अब पहले की तरह ही अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू रहेगी, जिसके तहत पार्षद ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश पर शहरी विकास विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा था, मगर ये योजना सिरे नहीं चढ़ी, क्योंकि पूर्व की प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इस प्रयोग को कर चुकी है। उस दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी की नगर निगम शिमला के चुनाव में करारी हार हुई थी। उस अनुभव को देखते हुए डायरेक्ट चुनाव के प्रस्ताव को टाल दिया गया है। कैबिनेट बैठक में नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है। ये भी हमने आपको सबसे पहले खबर बताई है। सरकार ने तय कर दिया है कि चिट्टा तस्करी में जो व्यक्ति संलिप्त होगा वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके तहत जिन व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी पुलिस थाने में चिट्टा तस्करी का मामला है वे आगामी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह फैसला राज्य सरकार ने जो है नशे की बढ़ती समस्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से किया है और हिमाचल प्रदेश में 31 मई से पहले पंचायत चुनाव जो है वो कह सकते हैं प्रस्तावित है। ऐसे में इस निर्णय का सीधा असर चुनाव प्रक्रिया पर पड़ेगा। यानी जिस भी व्यक्ति पर थाने के अंदर अगर आप पर रिपोर्ट दर्ज है, चिट्टे साथ पकड़ा गया है, तो उस पर जो है वो अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ये बड़ा फैसला है। इस पर जो है सरकार एक्ट लाएगी और विधानसभा में इसी बजट सत्र में एक्ट आएगा। अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज की बात कर लेते हैं। क्यों ये खबर आज जो है वो सामने आई है और इसमें सरकार ने क्या आदेश निकाले हैं। आपको बता दें कर्मचारी जो रिटायरमेंट एज है 58 साल होगी या फिर 60 साल। इसमें सरकार ने आज आदेश निकाले हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, मालूम है। और स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस सत्या देवी वाला ये केस है। सरकार ने आज जो आदेश निकाले हैं क्लास 4 वाला मामला है, जिसमें सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स और जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं हायर एजुकेशन, इनको यह लिखा गया है कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त या रिटायर्ड इस केस में शामिल होना चाहता है वो सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट दाखिल कर सकते हैं। इस सूचना को मोस्ट अर्जेंट मानते हुए सभी तक पहुंचाने के सरकार ने आदेश दिए हैं और बल्कि फैसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगर इसको फैसले को आप देखें, देखिए क्या हुआ कि 2003 से पहले वाले 60 में रिटायर होंगे, 2003 के बाद वाले क्लास 4 जो है 58 में रिटायर होंगे। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ते पकड़ते अब जो है वो ये हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया है। अब देखिए जो कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें वित्तीय लाभ मिले, सारी सुविधाएं मिले हैं, तो वो अब कहीं ना कहीं इस मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आज सरकार ने जो आदेश निकाले हैं उस अनुसार जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, और चाहे वो कॉलेजों के प्रिंसिपल्स हो, डिप्टी डायरेक्टर्स हो स्कूलों में, वो जो क्लास 4 एम्प्लॉयज हैं उनको ये जानकारी दे दें कि आपने जाना है कि नहीं जाना है। तो उनका अपना एक व्यक्तिगत फैसला होगा, लेकिन आप उनको जो है वो ये जानकारी दे दें कि आप इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको कोई लाभ लेना है। तो अभी फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है इसमें जो है वो अभी जब सुप्रीम कोर्ट में जब तक फैसला नहीं आता है तब तक तो पहले कहना वो तक संगत भी नहीं है। ये न्याय प्रणाली का मामला है और न्याय प्रणाली में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से वो आखिरी होगा। लेकिन बात वही है कि अगर 58 साल 2003 से पहले वाले जो है वो 60 में हो रहे हैं, तो इसके बाद वाले भी जो है वो 60 में होने चाहिए, ये कहीं ना कहीं कहना है। अब इस मामले में अब जो सारा मामला ये विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है आने वाला समय बता पाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पेंशनरों ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पेश बजट को दिशाहीन, विकासहीन और पेंशनर विरोधी करार दिया है। बजट में 4000 करोड़ रुपए की कटौती सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का प्रमाण है, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। और पेंशनरों का कहना है कि इसमें पेंशनरों की लंबित देनदारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में लंबित देनदारियों का कोई प्रावधान न होने के चलते पेंशनरों ने फैसला लिया है कि इसके खिलाफ 30 मार्च को शिमला में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। पेंशनर नेताओं ने कहा कि इस प्रदर्शन में पेंशनरों के 18 संगठन शामिल होंगे। तो पेंशनरों ने मोर्चा खोल दिया है जी, और इनका कहना है कि ना ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, बहुत सारे इनके जो है पेंडिंग बिल्स हैं, स्वास्थ्य के बिल्स हैं, और इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है हमें सारी सुविधाएं दी जाए। और अब ये जो है प्रोटेस्ट करने वाले हैं जी 30 तारीख को शिमला में। इसके अलावा शिमला में 2 समुदायों के लोगों पर महिला की दुकान पर कब्जा करने के आरोप के चलते बड़ा विवाद हो गया। देखिए ये बड़ी खबर है, शिमला में सब्जी मंडी में आज विवाद हो गया 2 कह सकते हैं आप पक्षों में। यहाँ पर 2 पक्षों में बात हाथापाई तक पहुंच गई, हल्की हाथापाई हुई है। देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने मौके पर पहुंचकर दुकान का ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया। इस दौरान दुकान चलाने वाली एक महिला भावुक हो गई। उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार के साथ भाभी के निधन के कारण बाहर चली गई हुई थी और लौटने पर उन्होंने देखा कि दुकान पर किसी और का ताला लगा हुआ था। जब इसको खोलने लगे तो कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि संबंधित परिवार वर्ष 1947 से इस दुकान का संचालन कर रहा है। जिन लोगों ने यह दुकान खरीदी है उन्हें दुकान को खाली करवाने से पहले नोटिस या कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। उन्होंने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया या नोटिस के दुकान पर कब्जा कर दिया है और इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। वहीं विवाद की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल भी तैनात वहां पर किया गया। बल मौके पर पहुंचा और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को शांत करवाने का जो है प्रयास किया। फिलहाल पुलिस बल जो है वो वहां पर जिस प्रकार से मामला गरमाया है ये शिमला में, देखिए पूरा मामला ये कि एक विशेष समुदाय के व्यक्ति है, उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि जबरन वो खाली करवा रहे हैं किसी की दुकान को, महिला की दुकान वहाँ पर सब्जी मंडी में। और हालांकि दूसरा पक्ष भी ये कह रहा है जो खाली करवा रहे हैं विशेष समुदाय के, उन्होंने कहा कि मैंने इसके पैसे दिए हैं जो मालिक है इस दुकान के, और तब भी जो है वो जो अभी वर्तमान में वहां पर महिला है वो दुकान खाली नहीं कर रही है। जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है जिनकी दुकान अभी मौजूदा समय में है कि हम बाहर गए हुए थे, किसी का निधन हुआ और जब हम वापसी लौटे तो देखा वहां पर ताला लगा हुआ था। और ऐसे में अब जो देवभूमि संघर्ष समिति उनका ये कहना है कि अगर दुकान खाली भी करवानी तो उसके लिए नोटिस देना था, जबकि 1947 से आपको मालूम ही है जी 100 साल से अधिक समय हो गया है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं कब्जा भी जो है माना जा सकता है, लेकिन ये सारी चीजें कोर्ट में जो है तय होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो पूरा मामला इस पर जो है वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है और पुलिस इस पूरे मामले को अब देख रही है। इसके अलावा मंडी जिला में बीती रात एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही पोते को गोली मार दी, फायर कर दी। मंडी के बल क्षेत्र के लोहरा गांव में जो है वो ये जो मामला है सामने आया है। लोहारा गांव में ये मामला सामने आया और गंभीर रूप से घायल पोते को नया चौक मेडिकल कॉलेज से जो है वो सीधा एम्स के बिलासपुर के लिए रेफर किया गया। उसकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है और वहाँ से भी जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया शाम को ही, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। पुलिस को दी शिकायत में आरोपी बहादुर सिंह की बहू
मनीषा चौधरी ने बताया कि उनके ससुर बहादुर सिंह ये भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और वह अक्सर शराब पीकर उनके साथ गाली गलौच और लड़ाई झगड़ा करते हैं। बीती रात को भी नशे में धुत होकर उन्होंने उनके साथ झगड़ा किया, आरोप लगाया उन्होंने। मनीषा और उनके पति ने अपने ससुर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह गंदी गंदी गालियां देते रहे और मनीषा पर बंदूक तान दी। मनीषा के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे लड़ाई और शोर सुनकर मनीषा के जेठ जसविंदर सिंह का बेटा उमेश चौधरी उन्हें छुड़ाने के लिए मौके पर आया। इस दौरान बहादुर सिंह ने अपने लाइसेंसी बंदूक से मनीषा पर फायर कर दिया, लेकिन गोली उमेश चौधरी की दाहिनी कलाई को पार करते हुए दाहिने कुल्ले में जा लगी। इसके बाद मनीषा और उनके पति भूपेंद्र सिंह ने बहादुर सिंह से बंदूक छीनकर एक तरफ फेंक दी और गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, जिनकी मदद से उमेश चौधरी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नेचौक पहुंचाया गया और पुलिस ने मनीषा चौधरी की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। तो चौंकाने वाली खबर है जी, दादा पोते को गोली चला रहे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम आज अगर शिमला की बात करें और जो कह सकते हैं आप बिलासपुर है, ऊना है, कांगड़ा है, यहाँ पर सभी जगहों पर मौसम आज साफ ही रहा है, यानी आज बारिश नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें कल परसों जो मौसम का अपडेट हमारे पास है, ये आधिकारिक अपडेट है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का। कल परसों सिर्फ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैसे लाहौल स्पीति किन्नौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होगी, यानी कल परसों जो मैदानी क्षेत्र हैं और जो मिडल हिल्स हैं वहां पर मौसम साफ रहने वाला है। लेकिन बात बता दें आपको 26 तारीख को प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। शिमला समेत चाहे वो अन्य जिले हैं वहां पर बारिश और जो लाहौल स्पीति है वहां पर बर्फबारी होने की संभावना है। लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू की ऊंची चोटियों पर 29 तारीख को फिर मौसम खराब होगा। कुल मिला के देखें कल परसों मौसम साफ है जी, यानी कल परसों सिर्फ और सिर्फ ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होगी। उसके बाद 26 तारीख को जो है वो 26 तारीख को प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। 27-28 को फिर थोड़ा मौसम साफ है, 29 तारीख को फिर मौसम खराब है। तो 26 और 29 तारीख को प्रदेश में जो है वो बारिश बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। बारिश मिडल हिल्स और लो हिल्स में और जो ऊंची चोटियां हैं लाहौल स्पीति किन्नौर की, चंबा की ऊंची चोटियां, वहां पर बर्फबारी होने की संभावना है। तो मौसम का अपडेट हमने आपको बता दिया है। जो आज की बड़ी खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है, इसको शेयर आप जरूर करें ताकि और लोगों तक भी खबरें पहुंच सकें। धन्यवाद।